नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बहुतों को हैरानी हुई जब नरेंद्र मोदी के मुंह से नीतीश कुमार की तारीफ निकली। इससे पहले राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस की आलोचना का अर्थ पूरे विपक्ष की आलोचना नहीं है। जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने कांग्रेस से बाकी विपक्ष को अलग रखकर राजनीति करने की रणनीति बनाई है। मोदी सरकार कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर अलग रीति नीति बनाए हुए हैं, तो मुलायम सिंह, मायावती, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जयललिता और नवीन पटनायक आदि छत्रपों को लेकर अलग सोच है। तभी ममता बनर्जी अब मोदी सरकार और भाजपा के प्रति लचीली है। जयललिता व नवीन पटनायक भी कांग्रेस के प्रति खुन्नस में अधिक है और मोदी सरकार को लेकर नरम। दरअसल विपक्ष में ऐसे अंतर विरोध है जिनमें क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप कांग्रेस से छिटकी रहेगी। भाजपा और मोदी सरकार ने कांग्रेस और आप पार्टी को अपना मुख्य विरोधी माना हुआ है। इन दो से वह बाकी विरोधी पार्टियों को अलग कर व्यवहार कर रही है। इस रणनीति का मकसद है कि अगले लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस को किसी तरह खड़े न होने दिया जाए। कांग्रेस अकेली अलग थलग पड़ी रहे। राहुल गांधी गलतियां करते जाए और 2019 में जब चुनाव हो तो वह लेफ्ट और मुस्लिम वोटों के भरोसे में रहे। इस राजनीति का बड़ा अनुभव उत्तर प्रदेश में होना है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस के इंतखाबी पॉलिसी साज प्रशांत किशोर पार्टी का पुराना वोट बैंक उसे वापस दिलाने की हिकमत अमली बना रहे हैं। कांग्रेस के माहिरीन जराये के मुताबिक उन्होंने ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की हिकमत अमली बनाना शुरू किया है। बताया जा रहा है कि वो किसी ब्राह्मण चेहरे को वजीर आला के ओहदे का दावेदार बनवाना चाहते हैं और अगर उनके मुताबिक पार्टी ने फैसला किया तो आला तबका और मुस्लिम रहनुमाओं में से एक को सूबे की कमान मिलेगी और दूसरे को ऐवान बाला में भेजा जाएगा। राहुल गांधी की टीम में भी इसी तनासुब को जहन में रखकर रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। जराये के मुताबिक प्रशांत किशोर कुछ वोट को बिल्कुल अपना नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि यादव तकरीबन पूरी तरह से मुलायम सिंह के साथ जाएंगे और जो टूटेगा वो बीजेपी को मिलेगा। इसी तरह ठाकुर वोट का भी बड़ा हिस्सा सपा के साथ रहने का अंदाजा है और जो वोट टूटेगा वो राजनाथ सिंह की वजह से बीजेपी की तरफ जाएगा। गैर यादव पसमानदा वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जाने का अंदाजा है क्योंकि उन बिरादरियों के बीच उसकी मजबूत पकड़ है। दलित वोट रिवायती तौर पर बीएसपी के साथ जाने वाला है। कांग्रेस इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है और नहीं तोड़ पाने की हालत में बीएसपी के साथ मफाहमत का मुतबादिल भी देखा जा रहा है। दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम के अलावा कांग्रेस की नजर अजीत सिंह के सहारे जाट वोटों पर है, लेकिन मगरबी उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन की वजह से इसका साथ आना मुश्किल है। ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। हुकूमत की तरफ से तनहा ऐवान के रहनुमा अरुण जेटली कमान संभाल रहे हैं, तो दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से 3 बेहतरीन तर्जुमान और पार्लिमानी उसूलों के माहिरीन रहनुमाओं ने उनके खिलाफ कमान संभाली है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से अपोजिशन के रहनुमा गुलाम नबी आजाद, सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी और कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने महाज संभाला है। आधार बिल पर बहस के दौरान येचूरी और जेटली के बीच बहस हुई जिसमें बाजी जेटली के हाथ लगी। येचूरी ने अदालत उज़्मा की आईनी बेंच के सामने आधार का मामला पेंडिंग होने का जिक्र किया और कहा कि ऐसी हालत में ऐवान बाला इस पर गौर नहीं कर सकता है। इस पर जेटली ने उनको ताकत से जुड़ी एक थियरी को समझाते हुए कहा कि अदालत में मामला जेरे बहस होने की बिना पर ऐवान कानून बनाने का अपना हक छोड़ नहीं सकती है, लेकिन माली बिल के मामले में जयराम रमेश ने जेटली को घेरा है। जेटली ने ऐवान ने बताया कि 1986 का अतफाल कानून बिल और 1983 का अफ्रीकन तरक्की बैंक का बिल कांग्रेस हुकूमतों ने माली बिल के तौर पर पेश किया था। लंबे रिसर्च के बाद रमेश ने कहा कि जेटली ने गलत इत्तला दी है। हालांकि जेटली का कहना है कि उन्होंने ऐवान ज़ेरी की वेबसाइट से ये इत्तला हासिल की है। ऐवान के रिकॉर्ड से इसकी तस्दीक होगी, लेकिन इससे जाहिर हुआ है कि बरसरे इक़्तिदार को ऐवान बाला में कुछ और अच्छे रहनुमाओं की जरूरत है।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के वजीर आला बनने से पहले की सारी मुहिम भारत माता की जय से शुरू होती थी। बदउनवानी मुखालिफ तहरीक के वक्त अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल, कुमार विश्वास और संजय सिंह वगैरह रहनुमा तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते थे, लेकिन अब वो इस मसले पर घिर गए हैं। उनकी पार्टी के रहनुमा सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा आशुतोष ने इस मसले पर शुरू हुई बहस से जैसे तैसे पीछा छुड़ाया। वो इस हसास मसले पर किसी एक की हिमायत में खड़े हुए नजर आना नहीं चाहते हैं। ये केजरीवाल की पुरानी हिकमत अमली रही है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के सदर कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी की मुखालफत की और उन पर हुई कार्रवाई के लिए मरकजी हुकूमत पर हमला भी किया, लेकिन जेएनयू जंतर मंतर या मंडी हाउस जाकर तलबा के साथ मुजाहरे में शामिल नहीं हुए। इसी तरह उनकी हुकूमत ने आखिरी वक्त तक श्री श्री रविशंकर के आलमी सकाफती प्रोग्राम के इनकाद की कई मंजूरियां लटकाए रखी, लेकिन आखिरी दिन केजरीवाल ने वहां जाकर इसे तारीखी प्रोग्राम बताया। वो बड़ी होशियारी से खुद को दोनों तरफ खड़ा रखते हैं, लेकिन भारत माता की जय के मामले पर वो घिरे हुए हैं। मीडिया तो उनसे सवाल पूछ ही रहा है। उनकी पार्टी के रहनुमा भी इस पर स्टैंड तय करना चाहते हैं, लेकिन अभी नगर निगम की 13 सीटों पर इंतखाबात होने हैं, जिसमें पहली बार आम आदमी पार्टी लड़ रही है और केजरीवाल अपना कोई भी वोट गंवाना नहीं चाहते। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा है कि विजय माल्या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उन पर बैंकों का बकाया एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। जेटली ने कहा कि जहां भी वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े जाएंगे, कानूनी एजेंसियां उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। गौरतलब है कि माल्या पर 1 दर्जन से जायद सरकारी बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपया बकाया है और वो 2 मार्च को मुल्क छोड़कर चले गए। कहा जा रहा है कि वो लंदन में हैं। एक मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम में आज जेटली ने कहा कि माल्या से जुड़ी हकीकत बेहद साफ है। हर सरकारी एजेंसी, चाहे वो इनकम टैक्स महकमा हो या जांच एजेंसी, जहां भी उनको नजर आएगा कि माल्या ने कानून की खिलाफवर्जी की है, वो उन पर सख्त कार्रवाई करेंगी। जेटली ने कहा कि जहां तक बैंकों का सवाल है, तो वो उन्हें दी गई रकम की पाई पाई वसूलेंगे। शराब कारोबारी और हवाबाज कंपनी किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने पैसों के मामले में पेश होने के लिए ईडी से मजीद कुछ वक्त का मुतालबा किया है। 2 मार्च को मुल्क छोड़कर चले गए माल्या ने खत लिखकर ईडी से कहा है कि उन्हें अप्रैल के शुरू तक वक्त दिया जाए। इससे पहले ईडी ने उनको 18 मार्च तक हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया था। उन पर 1 दर्जन से जायद बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ माली गड़बड़ी का मामला दर्ज किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की तरफ से दलित मुखालिफ बताए जाने के इल्जाम के बीच बीजेपी ने दलितों के दरमियान मुहिम चलाने का फैसला किया है। 10 रोजा इस मुहिम में मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरफ से दलितों की तरक्की के लिए किए गए फैसलों के बारे में इत्तिला देने के लिए दलित बस्तियों में खास कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में जन धन योजना, मुद्रा बैंक वगैरह के बारे में बताया जाएगा। बुध की शब बीजेपी के दलित अराकीन पार्लियामेंट के इजलास में इस मुहिम का खाका तय किया गया। इस इजलास में आरएसएस के सीनियर ओहदेदार कृष्ण गोपाल और बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी रामलाल मौजूद थे। इस इजलास में बीजेपी के 42 में से तकरीबन 30 दलित रुकन पार्लियामेंट मौजूद थे। इसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म रोहित वेमुला और जेएनयू मसले पर भी तबसरा किया गया। इजलास में मौजूद बीजेपी के एससी मोर्चे के कन्वेनर दुष्यंत गौतम के मुताबिक रोहित पर दहशतगर्द याकूब मेमन की हिमायत में आवाज उठाने का इल्जाम है, जबकि कोई भी दलित दहशतगर्दी का हिमायती नहीं हो सकता। अपने बयानों की वजह से अक्सर तनाजे में रहने वाले ऑल इंडिया MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी को लखनऊ में रैली करने की इजाजत नहीं मिली है। जिला इंतजामिया की तरफ से रैली की मंजूरी न दिए जाने के बाद ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि इससे समाजवादी पार्टी हुकूमत की घबराहट जाहिर होती है। ओवैसी की पार्टी के सूबाई सदर शौकत अली ने कहा है कि ओवैसी को लखनऊ में न तो रैली करने की इजाजत दी गई और न रोड शो करने की मंजूरी मिली है। इस वजह से उनका 2 रोजा उत्तर प्रदेश का दौरा मुस्तरद कर दिया गया है। ओवैसी को इस दौरे में बाराबंकी, फैजाबाद और आजमगढ़ भी जाना था।
पुणे की जर्मन बेकरी में बम धमाके के मामले में मुजरिम ठहराए गए हिमायत बेग को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने उसे साजिश रचने और बम लगाने के इल्जामात से भी बरी कर दिया है। पुणे की जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को बम धमाका हुआ था, जिसमें 17 अफराद जाँ बहक हुए थे और 58 अफराद जख्मी हुए थे। बेग को सितंबर 2010 में गिरफ्तार किया गया था और जेली अदालत ने इस मामले की समाअत के बाद 2013 में उसे फांसी की सजा दी थी। गिरफ्तारी के बाद उसे इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर बताया गया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत बोला। यूं चुनाव के वक्त ऐसी तल्खी होना स्वाभाविक है, पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के निजी रिश्तों की जैसी केमिस्ट्री रही है, उसमें सहज रिश्ते सोचे जा सकते हैं। मगर नीतीश कुमार के काम के हवाले प्रधानमंत्री की तारीफ चौंकाती है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। सियासत इम्कानात का खेल है और इसमें कोई किसी का मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। तभी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ आ गए तो कांग्रेस और बायां महाज के बीच इंतखाबी मफाहमत हो गई। ऐसे ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिहार गए तो उन्होंने वजीर आला नीतीश कुमार की तारीफ कर दी और नीतीश ने भी उनके तई पूरी हमआहंगी दिखाई। इसी तरह कांग्रेस ने डीएमके से मफाहमत की तो अन्ना डीएमके खुलकर मरकजी हुकूमत की हिमायत में आई और कांग्रेस बायां महाज की मफाहमत से नाराज तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाई। इसलिए कहा जा सकता है कि कई सतह पर नए सियासी तनासुब बन बिगड़ रहे हैं। 2019 में होने वाले आम इंतखाबात के लिहाज से पार्टियां अपनी पोजीशनिंग कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम मोदी को अपनी तरफ से बीजेपी की पोजीशनिंग से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि कांग्रेस कैसे तनहा रहे। तभी उन्होंने उन पार्टियों पर फोकस किया है जो वजूद में ही कांग्रेस की मुखालफत से आई है। इसी हिकमत अमली के तहत उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के कामकाज की तारीफ की। इससे पहले वो उड़ीसा गए तो वहां बरसरे इक्तदार जमात बीजू जनता दल के खिलाफ कुछ नहीं कहा। इसके बरक्स बीजेडी के अराकीन पार्लियामेंट ने दिल्ली में हुकूमत के तई हमआहंगी दिखाई। ममता बनर्जी कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस के तई हमआहंगी दिखा रही थी। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी की हिमायत की थी, लेकिन कांग्रेस और बायां महाज की मफाहमत के बाद उनका दिल बर्दाश्त हुआ है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी गुज़िश्ता कुछ वक्त से मुसलसल वामपंथी रुझान दिखा रहे हैं। इसी वजह से बायां महाज के साथ उनकी मफाहमत हुई है, लेकिन इससे दूसरी कई बड़ी जमातें उनसे दूर हुई है। यह हालात बीजेपी के माकूल नजर आ रहे हैं। अगर ऐवान में 3 बड़ी जमातें तृणमूल कांग्रेस, अन्ना डीएमके और बीजेडी की हिमायत कांग्रेस को नहीं मिलती है तो वो पूरी तरह से तनहा होगी। ऐसे में हुकूमत का बहरान कम होगा, उसे कानूनी कामकाज कराने में कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जहां तक इसके सियासी पहलू का सवाल है तो ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम मोदी की कोशिश गैर कांग्रेसवाद की सियासत को हवा दिए रहने की है। मुल्क में गैर बीजेपीवाद का माहौल न बने और हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद न हो, इसकी कोशिश होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की मुखालफत में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद का नुकसान उसे बिहार में हो चुका है। आगे भी अगर इस तरह के तजर्बे होते रहे तो बीजेपी को मुश्किल होगी, खासकर आइंदा साल होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के इंतखाबात में। तभी वजीर आजम मोदी ने बिहार में नीतीश कुमार की तारीफ की तो पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ का मतलब कांग्रेस नहीं होता है। जाहिर है वो किसी तरह से ऑपोजिशन जमातों के दरमियान गैर कांग्रेसवाद की चिंगारी सुलगाए रखना चाहते हैं। उनकी कोशिश होगी कि जनता परिवार की जमातें जो मुमकिना तौर पर बीजेपी के करीब थी, वो अगर बीजेपी के साथ नहीं आती है तो कांग्रेस के साथ भी न जाए। जबकि कांग्रेस की कोशिश बीजेपी की मुखालफत में कुल हिंद सतह पर अजीम इत्तेहाद बनाने की है। 5 सूबों के इंतखाबात के बाद वो यूपीए की तौसी में जुटेगी। अगर इन सूबों में कांग्रेस का तजर्बा कामयाब हुआ तो उसके रहनुमा दुगने जोश के साथ बीजेपी मुखालिफ महाज बनाने में जुटेंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नरेंद्र मोदी बनाम छत्रपों में रिश्तों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश आगे भाजपा, कांग्रेस और छत्रप राजनीति का नंबर 1 अखाड़ा होगा। उस नाते राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह यादव की जो तारीफ की उसके अपने अर्थ है। विपक्ष को कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टियों में बांटने की सरकार की रणनीति के कई मायने।
इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, प्रधानमंत्री की राज्यसभा में मुलायम सिंह यादव की तारीफ और फिर नीतीश कुमार की तारीफ प्रधानमंत्री का करना, क्या अर्थ निकलता है? देखिए व्यास जी, जो मुझे समझ में आया, मोदी जी का मुख्य टारगेट निशाना जो है कांग्रेस है। वो पहले ये कहा गया था जब 2-3 राज्यों में बीजेपी जीत गई कि अब क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन बिहार के और दिल्ली के बाद उनको जमीनी हकीकत समझ आ गई है कि लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों को गौण मान लिया जाए ये तो ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव के स्तर पर क्षेत्रीय दल जो है वो रहेंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि अब क्षेत्रीय दलों से वैसा दुर्भावना का भाव, वैसा प्रतिद्वंद्विता का भाव न रखा जाए। इसीलिए अब वो ये चाहे कहीं भी आप देखिए, वो ममता बनर्जी पर उतना अटैक नहीं करते, हर जगह मोदी कांग्रेस को ही निशाना बनाते हैं, भले उसके 42 सांसद हो, 44 सांसद हो, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव आएगा तो मुख्य मुकाबला कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दल के तौर पर कांग्रेस से ही होने वाला है। नहीं, लेकिन इसके पीछे क्योंकि चुनावों में प्रदेशों के अंदर तो भाजपा से ही और क्षेत्रीय दलों में मुकाबला होना है हो व्यास जी, लेकिन आपने देखे जब अभी मोदी राज्यों के नतीजों को देखने के बाद हर जगह तो मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, अगर मोदी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर हर जगह जाके लगाएंगे तो फिर वैसी आलोचना होगी जैसी बिहार में हुई, जैसी दिल्ली में हुई। तो मुझे लगता है उनका लक्ष्य 2019 है अब अंततः कि 2019 के लोकसभा चुनाव नहीं, लेकिन देखिए अब उत्तर प्रदेश का अखाड़ा अभी बनने वाला है 1 साल के बाद में, वहां मायावती भी है, मुलायम सिंह भी यादव है, तो वहां कैसे कांग्रेस, मतलब कांग्रेस तो वहां चौथे नंबर की खिलाड़ी है। हाँ, चौथे नंबर की खिलाड़ी है व्यास जी, लेकिन कांग्रेस वहां भी पल्लू पकड़ना चाहती है, जैसे बिहार में उसने पकड़ा और एक तरह से अपना अस्तित्व बचाया। तो वहां वो मुलायम सिंह के साथ जाना नहीं चाहती, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी ले नहीं रही उनको, और दूसरे कहीं ना कहीं बीजेपी की भी ये कोशिश होगी कि कांग्रेस के साथ कोई क्षेत्रीय दल अलायंस न करे, वहां न करे, और कांग्रेस अलग थलग बने, कांग्रेस अलग थलग पड़ी रहेगी। तो लोकसभा चुनाव में फिर वो रीएमर्ज नहीं कर पाएगी और राष्ट्रीय दल के तौर पर भाजपा के मोदी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं। मतलब ये कि जो हिसाब से 6 महीने पहले या साल भर पहले कांग्रेस में जो विचार था कि सब विरोधियों को इकट्ठा करके और एकजुट करके अलायंस बनाए, उसको काटने पर अब ज्यादा बीजेपी का फोकस है। मुझे देखिए व्यास जी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, जाके जिस तरह से पटना हाईकोर्ट के कार्यक्रम में मोदी ने जिस तरह से नीतीश की तारीफ की, और काम के हवाले, वो भी काम के हवाले कि गांव में बिजली पहुंचाई, ये अपने आप में बड़ी बात तारीफ की। और फिर नीतीश भी उनको कह रहे हैं बार बार आइए, जल्दी आइए। तो ये जो जहां जो एक दूसरे की चेहरा नहीं देखना चाहते थे, इस तरह की प्रतिद्वंद्विता का भाव था, उनमें एक मैत्री भाव, वर्किंग, भले वो राजनीतिक अलायंस कामकाजी रिलेशन बने, तो एक तरह का मैत्री भाव। और यही जो है उनको उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, तो जो कुल मिला के सीन नजर आ रहा है। जो आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी के हालात बहुत अच्छे नहीं है अभी, मैं वो उस पर नहीं, तो वही मेरा ये कहना है कि बीजेपी को अभी अगर असली लड़ाई है, बीजेपी के लिए असली चुनौती है, तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की हकीकत में मुलायम सिंह की तारीफ करके काम तो नहीं चल सकता, नहीं चलता व्यास जी। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने जमीनी हकीकत अंदाज लगा लिया है कि लोकसभा में हम 80 में से 73 सीटें जीत गए थे, विधानसभा में हम अपनी सरकार शायद उतना आसान नहीं होगा बनाना, बाकी तो राजनीति में दावा नहीं। लेकिन पर आप मैं दूसरी बात कहूंगा व्यास जी, आप असम को देखिए, असम में एक तरफ भाजपा क्षेत्रीय दलों से तालमेल कर रही है, दूसरी तरफ पूरी कोशिश अंदर खाने यूडीएफ और कांग्रेस का अलायंस ना हो पाए और वो मुस्लिम वोट डिवाइड हो। तो ये जो सारी शतरंज की गोटें बिछाई जा रही हैं, इसके पीछे मंशा कांग्रेस को कमजोर करने की है। नहीं, मिलाकर कांग्रेस कमजोर नहीं, कांग्रेस भले कमजोर हो, लेकिन बुनियादी जैसे उत्तर प्रदेश, फिर मिसाल पे आप आए कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की तारीफ करके न तो कांग्रेस कमजोर नहीं होती है, मतलब एक तरह से बीजेपी वहां कमजोर, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी की हालात वहां यूपी में क्या है? देखिए अगर आप ऐसे बात करेंगे, बीजेपी की यूपी में हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, और वो अभी के विधान परिषद के चुनाव में भी जाहिर हुआ कि सपा ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मुलायम सिंह ने सब हाईजैक कर लिया। आप आश्चर्य करेंगे, वो जो मुलायम सिंह ने नुकसान पहुंचाया, वो तो आप वहां सारी सीटों पर उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे, आपके उम्मीदवार जो है वो चुनाव से पहले नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, निर्विरोध चुनाव का रास्ता, तो बिल्कुल एक तरह से अनाथ जैसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश निर्णायक प्रदेश है भाजपा के लिए। अभी व्यास जी निर्णायक तो 80 में से 73 सीटें जीती है, प्रधानमंत्री जी खुद वहां से आते हैं, गृह मंत्री वहां से आते हैं, कलराज मिश्रा वहां से आते हैं, उमा भारती वहां से आती हैं। लेकिन अभी जो बैठक हुई अभी इसी हफ्ते, उसमें जो है
जो प्रभारी हैं उपाध्यक्ष ओम माथुर जी, उन्होंने बैठक ली। वहीं बगल के कमरे में लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे, वो उस मीटिंग में आए नहीं। तो जहां ये स्थिति होगी, सारे पदाधिकारी मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना चुनाव कर लिया, आधे राज्यों के आधार पर चुनाव हो जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का फैसला पिछले 3 महीने से लटका हुआ नहीं। तो उस नाते क्या माना जाए कि बिहार, उत्तर प्रदेश जो बहुत अहम राज्य है भाजपा के, उसमें तारीफ करके या उसमें कुछ छत्रपों के साथ अलायंस वाला कुछ आगे दूरगामी कुछ हो सकती है सोच? देखिए व्यास जी, छत्रपों के साथ जहां तक अलायंस का सवाल है, बीएसपी के साथ तो पहले अलायंस 3 बार बीजेपी का हो चुका है, तो वो तो कोई अछूत पार्टी नहीं, चुनाव से पहले चाहे एक दूसरे को गाली दें। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी का अलायंस, इसमें मुझे संदेह लगता है। पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तारीफ करना वो कांग्रेस और सपा के रिश्तों में दरार पैदा करने की रणनीति जो है सरकार की लगातार रही है। नहीं तो ये बिहार के मामले में सोचा जा सकता है कि नीतीश कुमार की तारीफ से लालू यादव भड़के हैं। नहीं, लालू यादव भड़क सकते हैं, लेकिन यहां तो नीतीश की तारीफ करने का पर्पज, आपने देखा बिहार में कांग्रेस को अलाइव किया है एक तरह से नीतीश ने, और अगर यहां यूपी में कोई अलायंस उनके साथ ना करे तो जो चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस अभी वहां बनी हुई है, वो वही उसकी स्थिति में आ जाएगी। जो बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, 7 उनके एमएलए जो एमपी जो थे वो चुने गए, जो विधायक थे वो लोकसभा में आ गए, उनकी सीटों पर उपचुनाव हुआ। व्यास जी, एक नोएडा को छोड़कर 6 की 6 वो सीटें उन्होंने गंवा दी अपनी लोकसभा के, जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जिनमें वो 2012 में 48 सीटों में से वो 12 थी जो कीमती सीटें थी, नहीं तो उनकी ठोस सीटें थी। पर ये नहीं लगता है कि कुल छत्रपों के प्रति भी भले तारीफ की हो, तमाम कुछ हो, लेकिन अभी कंफ्यूजन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी होगा इस मामले में? देखिए, छत्रपों ऐसे तो आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे, बीजेपी वहां पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन सबको जमीनी हकीकत पता है कि अभी वहां ममता बनर्जी के साथ ही, तो वहां भी उनकी कोशिश यही होगी कि कांग्रेस और लेफ्ट जो अलायंस करके ममता से वो इरेलेवेंट बने, वो कमजोर पड़े। भले बीजेपी को कितनी सफलता मिलती ना मिले, ममता वहां उतनी कमजोर ना हो और कांग्रेस और लेफ्ट मजबूत ना हो। अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।